हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर पिछली क्लास यानी मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 1 के अंदर अपन ने देखा था कि आसान से दिखने वाले क्वेश्चंस हमें एग्जाम में फंसा देते हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चंस मोस्ट कंफ्यूजिंग होने के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में आने के चांसेस हाई है। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले टैकल नहीं किए हैं तो 90% बच्चे इनका आंसर गलत टिक करके आएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप लगाओगे अपना लॉजिक और लॉजिक हो जाएगा गलत। ठीक है, तो एक बार आप प्लीज इस वीडियो को जाके देख लेना। 30 मिनट की वीडियो है, 2x पे देखोगे 15 मिनट में कंप्लीट। आई बात समझ में? तो आज आप सबकी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। इसमें दोबारा से अपन क्या करेंगे, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको मैं लॉजिक बताऊंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़े हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेरी पार्ट 1 वाली क्लास के अंदर। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन व्हेल्स एंड डॉल्फिन। यानी व्हेल और डॉल्फिन में सांस लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट है दे कैन नॉट यूज डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब ये वे पानी में घुली ऑक्सीजन नहीं ले सकते। सेकंड स्टेटमेंट है दे हैव गिल्स, उनके पास में गलफड़े होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है दे हैव लार्ज नोस्ट्रिल्स, मतलब उनके पास में क्या है, लार्ज नोस्ट्रिल्स हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है दे ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, मतलब ये है कि वे अक्सर सांस लेने के लिए वाटर की सतह पर आते हैं। तो आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ट्रू पूछा है ना, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले देखो, आप इस तरीके से सोच सकते हो कि व्हेल है, डॉल्फिन है, ये रहती पानी के अंदर। क्या रहती है? पानी के अंदर। और आप इनको मछली कंसीडर कर सकते हो। आई बात समझ में? अगर आपने इनको मछली मान लिया तो आपके दिमाग में बातें फिट होती है कि मछलियों के पास में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। मछलियों के पास में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगर आपने ये चीज बात सोची तो आप सोचोगे जो मेरे पास में बी स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। और इस हिसाब से आप क्या करोगे, जिसमें बी है उसको तो रख लोगे और बाकी को क्या कर दोगे, काट दोगे। तो अगर अगर आपने ये चीज सोची है तो आप इस जगह क्या हो गए हो, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अपने पास में जो डॉल्फिन होती है एंड व्हेल्स होती हैं, ये मछली नहीं होती, ये होती मैमल्स। क्या होती है, मैमल्स। और इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स नहीं, इनके पास में होते हैं लंग्स, लाइक ह्यूमन। इनके पास में क्या होते हैं, लंग्स। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास तो गिल्स होते ही नहीं है। तो जो आप सोच रहे थे कि इनके पास में गिल्स होते हैं, वो स्टेटमेंट मेरी क्या हुई है, इनकरेक्ट। वो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। तो देखो बी किस किस में, इसमें भी, तो इसको काट दो, इसके अंदर है, इसके अंदर है। अगर आपको सिर्फ एक बात का ही पता है, छोटी सी बात का पता था, तो आपने इसका क्या कर लिया, आंसर खोज लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं अदर ऑप्शन क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कह रखा है दे कैन नॉट यूज डिजोल्व ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनके पास में गिल्स होते ही नहीं है। अगर गिल्स नहीं होते तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ये नहीं ले सकते। अब इनको सांस लेना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, इसलिए सांस लेने के लिए क्या करते हैं, वाटर की सरफेस पे आते हैं। क्योंकि पानी के अंदर ये ऑक्सीजन यूज में नहीं लेके आ सकते, इसलिए इनको सरफेस पे आना पड़ता है। तो ये बारी बारी से क्या होता है, सरफेस पे आते रहते हैं। आई बात समझ में? तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी क्या इसकी सही है, करेक्ट है ना। दे ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, पानी की सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि पानी वाली ऑक्सीजन इस्तेमाल में नहीं ले सकते। आई बात समझ में? बी वाली स्टेटमेंट मैंने बता दिया था इनकरेक्ट ऑलरेडी है। और इसके बाद में दे हैव लार्ज नोस्ट्रिल्स, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही। आपने देखा होगा ना, ऐसे फुहार मारती है सतह पे आके, तो इनके पास में क्या होता है, लार्ज नोस्ट्रिल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये हवा को अपनी तरफ खींचते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन एक ट्रैप है, आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम के अंदर। अभी वेल और डॉल्फिन का पूछे, कल को किसी और का पूछ लेगा। यस सुनो। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट है, वाटर इज बॉइलिंग इन ए कंटेनर एट 100 डिग्री सेल्सियस। If you increase the flame
सिग्निफिकेंटली व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने कोई कंटेनर लिया था और कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है, और पानी मेरा क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो कहता है कि अगर आपने गैस की आंच को बढ़ा दिया तो कह रहा है पानी के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, द टेम्परेचर विल राइज रैपिडली, मतलब ये कि टेम्परेचर मेरा एकदम से सडनली बढ़ जाएगा। टेम्परेचर विल राइज स्लोली, यानी कि टेम्परेचर मेरा धीरे धीरे बढ़ेगा। थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, कि टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अब कह रहा है फोर्थ ऑप्शन है द टेम्परेचर विल फर्स्ट ड्रॉप एंड देन राइज, की पहले तो टेम्परेचर मेरा गिरेगा और देन बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो एक बार आप इसका आंसर खुद अपने दिमाग में सोचो, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, अब हमारे पास में कोई बच्चा है, तो उसका दिमाग कहेगा कि यार आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, मतलब कि आप हीट दे रहे हो। अगर आप हीट दे रहे हो तो चीज क्या होगी, ज्यादा गर्म होगी। अगर वो ज्यादा गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या है, जो मेरा पानी था उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर उसने ऐसा सोचा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, या तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा या फिर किसको करेगा, बी को करेगा। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को टिक किया तो ये दोनों दोनों ऑप्शन क्या मेरे गलत है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये है कि पानी का टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा ही नहीं। आई बात समझ में। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। इसमें यह है कि कोई लिक्विड आपने लिया था और लिक्विड मेरा कौन सा था, वाटर था, ठीक है। अगर ये बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है मतलब इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट पे आके जो वाटर होता है इसका टेम्परेचर हो जाता है लो। मतलब ये है कि इसके बाद पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला। क्यों नहीं बढ़ने वाला, इसलिए नहीं बढ़ने वाला क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा हीट देते हो इसको, जैसे आप अगर हीट कर रहे हो ना, इसको हीट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा हीट देते हो, तो एक्स्ट्रा हीट किस काम में आती है, वो काम आती है लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने पे। तो आपका लॉजिकल मेरे से क्वेश्चन नहीं हो सकता था कि सर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वो हीट कहाँ जा रही है, तो ओवरऑल वो हीट कहाँ पे जा रही है, लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने में। पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। एक्स्ट्रा हीट मेरी क्या हो रही है, लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने में जा रही है, और इसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी हमने उबलते पानी के टेम्परेचर की बात की थी। अब थोड़ा अपन पानी के अंदर झांकते हैं, और जब पानी उबलता है तो उसमें बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं और ऊपर आते हैं। तो कभी आपने सोचा है वो बुलबुले किसके बने होते हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, when water boils in a pot you see bubble rising to the surface, what are these bubble mainly made of। यानी ये है, मतलब ये है कि जब बर्तन में पानी उबलता है तो बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। तो ये बुलबुले मेनली किसके बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एयर, हवा के बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस के बने होते हैं। तीसरा ये वाटर वेपर होते हैं। और फोर्थ है हमारे पास में क्या, हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही सोचोगे जो अपने पास में बबल्स होते हैं वो मेनली क्या होती है, हवा होती है। क्या होती है, हवा होती है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे, जो मेरा हो जाएगा इनकरेक्ट। बबल्स मेरे हवा के नहीं होते। अब आप थोड़े से बड़े साइंटिस्ट हो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जो H2 है इसको अगर आप गर्म कर रहे हो तो ये H2 प्लस में O2 के अंदर टूट जाएगा। मतलब ये है कि जो बबल्स बन रहे हैं या तो ऑक्सीजन गैस है या फिर क्या हमारे पास है वो हाइड्रोजन गैस है। तो या तो ऑप्शन टिक करोगे आप बी, या टिक करोगे डी। तो अगर आपने ए टिक किया तो भी मर गए, बी टिक किया तो भी गलत है, डी टिक टिक गया तो भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वाटर वेपर। तो जो आपको बबल्स दिखते हैं वो ना ही तो हवा है, ना ही O2 है, ना ही H2 है, वो क्या है, वाटर वेपर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप पानी को बॉईल करते हो, क्या करते हो, पानी को बॉईल करते हो तो बॉईल होने पे ये क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, गैस के अंदर। ये डिकम्पोज नहीं होता है, ये क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो ये पानी लिक्विड के अंदर था वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, गैस के अंदर। तो अब आपको जो बबल्स दिखते हैं वो किसके होते हैं, पानी के ही होते हैं। किसके होते हैं, वो पानी के ही होते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, वाटर वेपर।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू बॉयल वाटर एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट एट व्हाट टेम्परेचर विल इट स्टार्ट बॉइलिंग। ये कह रहा है कि अगर आप पानी को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उबालना स्टार्ट करते हो तो मेरा पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, या फिर वो बॉयल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 90% बच्चे क्या सोचेंगे कि सर हमने पढ़ा है कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। तो इस हिसाब से आप क्या कर दोगे, जो ऑप्शन नंबर ए टिक कराओगे, और जो मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब इसके पीछे थोड़ा लॉजिक समझिए कि ऐसा क्यों है। देखो भाई, पानी को उबलने के लिए एक चीज है जिससे लड़ना पड़ता है, और वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये है कि पानी उबलने के लिए क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में क्या करता है, लड़ाई करता है। आई बात समझ में। अब इतनी बात समझ रही तो एक बात और समझो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो मेरे पास में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, किसका, पानी का या फिर किसी भी लिक्विड का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा मेरे पास में, कम होगा। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप सी लेवल पे हो, सी लेवल पे हो, जैसे आप चोटी से नीचे हो, जैसे अपनी धरती पे है बेसिकली, तो वो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम। कितना होता है, 1 एटीएम। इस 1 एटीएम पे क्या होता है कि जो मेरा पानी बॉईल होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप धरती के ऊपर हो तब तो ये बात ठीक है कि मेरा पानी किस पे कब बॉईल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। बट जैसे ही क्या करते हैं, आप ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हो, तो अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैसेज होती है उनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज। मतलब ये कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा डिक्रीज कर गया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट था पानी का वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। जो मेरा पहले पानी किस पे बॉइल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब कहाँ बॉइल होगा वो, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे बॉइल होगा। क्योंकि ऊपर ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, एट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है क्या, तो इसका आंसर होगा नो, कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होता। तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ही कम पानी का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट है। ये आपके मिरर के सारे कंसेप्ट रिवाइज करवा देगा। तो क्या रखा है, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मतलब ये कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम इट, योर इमेज ऑलवेज अपीयर इरेक्ट एंड स्मॉलर देन यू, द मिरर इज लाइकली। कह रहा है कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, ये मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो, आपकी इमेज हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। क्या बनती है, इरेक्ट बनती है, और क्या बनती है, स्मॉलर। तो आपको मिरर आइडेंटिफाई करना है कि मिरर कौन सा है, कि प्लेन मिरर होगा, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, या फिर आइदर प्लेन और कन्वेक्स। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या है कि इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी है, तो इरेक्ट का मतलब कि वर्चुअल इमेज है। ये आपको मैंने बताया था कि मिरर के पीछे बन रही है। स्मॉलर का मतलब कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन मतलब कि छोटा करके दिखा रहा है। अब अपन वन बाय वन देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है। तो मैंने बताया था प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, वर्चुअल इमेज मिलती है और सेम हाइट की मिलती है। ये बताया था ना, सेम साइज एंड सेम हाइट की मिलती है, सेम हाइट एंड सेम साइज की मिलती है। यस सुनो, अपन बात करते हैं कनकेव की। कनकेव के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे रियल इमेज भी मिलती है, रियल मतलब कि इन्वर्टेड मिरर के आगे। यहाँ पे वर्चुअल इमेज भी मिलती है, मतलब कि इरेक्ट। और यहाँ पे एक बात और थी कि यहाँ पे जो मिलती है ना इमेज, वो क्या मिलती है, लार्जर मिलती है, लार्ज इन साइज, मतलब कि मैग्नीफाई करके दिखाता है। आई बात समझ में। तो देखो प्लेन मिरर हो सकता है क्या, प्लेन मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी तो साइज क्या है, सेम है, सेम साइज है।
कनकेव मिरर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी साइज क्या है? बड़ी है। इमेज की साइज की बात हो रही है, इमेज की साइज क्या है? बड़ी है। अब रह गया अपना क्या? कन्वेक्स मिरर। मैंने कहा था कन्वेक्स मिरर के अंदर वी आ रहा है, तो ये हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज बनाते हैं। वर्चुअल इमेज का मतलब है इरेक्ट इमेज बनती है, और मैंने कहा था कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट है ये, सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है मिरर से, तो आप प्लीज इनकी प्रॉपर्टी एक बार याद रखना कि प्लेन मिरर के अंदर कैसी इमेज मिलती है, कनकेव के अंदर कैसी मिलती है, और कन्वेक्स के अंदर कैसी मिलती है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है, अभी बता दूंगा आपको क्या कंसेप्ट है। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 60 किलोग्राम ऑन अर्थ, if this object is taken to the moon where gravity is 1/6 of earth, what will be its mass and weight? तो सबसे पहले क्या रखा है कि अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ के ऊपर मास कितना है? 60 केजी है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप चांद पे ले जाओ और जहां पे ग्रेविटी कितनी है? 1/6 ऑफ अर्थ, तो कह रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है चांद के ऊपर, इसका मास कितना होगा और इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म आई है, कौन कौन सी? मास एंड दूसरा कौन सा था? वेट। तो जरा ध्यान से समझना, ये जो मास होता है ना, ये क्या रहता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। आप चाहे ब्रह्मांड में किसी जगह पे चले जाओ, आपका मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था कि जो मास ऑन अर्थ कितना है? 60 केजी। तो अब मैं कहूंगी मास ऑन मून कितना होगा? इस पे भी 60 केजी होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। और जो मेरा वेट होता है वो होता है चेंज। वेट क्या होता है? चेंज होता है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एम इंटू में जी। ये वाला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है, जहां पे m क्या है? मास, और g क्या होती है? ग्रेविटी। जी क्या होती है? ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार ऑप्शन देखते हैं कि मास कितना होगा ऑब्जेक्ट का मून पे? तो 60 होने वाला है, चेंज तो होगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे कितना ही है? 10 केजी, इसको कैंसिल कर दो, ये 60 है, ये हो सकता है। ये 10 केजी है, इसको कैंसिल कर दो, ये 60 केजी है, ये हो सकता है। अब आपको क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो देखो आपको पता है जो अपने पास में जो ग्रेविटी होती है किसकी? अर्थ की। ई स्टैंड फॉर अर्थ, वो कितनी होती है? अप्रोक्स 10 की इक्वल होती है। अब इन्होंने क्या रखा है, जो मून की जो ग्रेविटी है ना, वो 1/6 है किसकी? अर्थ की ग्रेविटी का। तो मतलब ये है कि जो मून के ऊपर जो ग्रेविटी होगी ना, वो कितनी है? 1/6 ऑफ 10। तो 10 इंटू में 6 हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई में 6 हो जाएगी। अब आपको निकालना है क्या? वेट निकाल लो, आसान सा है। मास कितना था? 60 केजी, इंटू में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइड बाई में 6। इसको कैंसिल करो तो किससे कैंसिल होगा? ये 10 से। और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा ये? 100। तो जो ऑब्जेक्ट था उसका वेट किसके ऊपर? मून के ऊपर कितना होगा? 100। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, और अब की बार मान लो कि सीटेट में पक्का ही आएगा इस कंसेप्ट से क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया आया नहीं है, तो अब की बार आने के चांसेस 100% है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड एक्ट्स इन। तो इसमें कह रखा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करते हो, तो वहां पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है क्या? बायोंट फोर्स। तो कह रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो ऊपर की तरफ लगता है, या फिर नीचे की तरफ, या फिर सभी डायरेक्शन में, या फिर पैरेलल टू लिक्विड सरफेस। तो पहले तो एक बार समझ लो कि बायोंट फोर्स होता क्या। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपने कोई वाटर का सोर्स है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये जिसके अंदर क्या है? पानी है। जब आप पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो, ठीक है, तो ये पानी इस ऑब्जेक्ट को पसंद नहीं करता। ठीक है, तो पसंद नहीं करता तो क्या करता है? ये पानी इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना चाहता है कि बाहर ही रहे। तो ये पानी क्या करता है? नीचे से एक फोर्स लगाता है, नीचे की तरफ से एक फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है, ताकि मेरा ऑब्जेक्ट क्या रहे? बाहर ही रहे। और ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, इसको अपन बोल दिया क्या? बायोंट फोर्स। क्या बोल दिया? बायोंट फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस बायोंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो नीचे से क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये जो बायोंट फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में लगता है? हमेशा लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगता है? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट रहेगा।
अगर आपसे कह दे कि अपने पास में पानी के ऊपर कोई चीज फ्लोट क्यों करती है, तैरती क्यों है, तो ड्यू टू बायोंट फोर्स। किसकी वजह से तैरती है? ड्यू टू बायोंट फोर्स। तो इसलिए मेरे को ये दो कंसेप्ट समझाने थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर डाला था, क्योंकि पिछली बार सीटेट के अंदर ये सेम क्वेश्चन आया था, मैंने वहीं से उठाया। ठीक है, सेम आया था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब आपके सामने जो सवाल है वो एक सवाल नहीं बल्कि पूरा चैप्टर है। अगर आपने इन 4 लाइनों को समझ लिया तो मानो फोर्स एंड मोशन का आधा चैप्टर यहीं खत्म। पूछ रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहली स्टेटमेंट ये है, ग्रेविटी इज ए फोर्स, ठीक है, दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ। तो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो आपको पता है कि जो ग्रेविटी होती है एक फोर्स ही होती है, और जिसके अंदर क्या होता है, जो अर्थ होती है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ये सुनो, तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो सबको पता होगा। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट एक्ट एट ए डिस्टेंस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये भी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि कोई चुंबक है, ये चुंबक है, वो चुंबक क्या करती है, लोहे को दूर से खींच लेती है, इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता ना, ये तो इसको दूर से खींच लेती है। तो कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट एट ए डिस्टेंस, कि ये किसी एक डिस्टेंस पे लग सकता है विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए। ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या है? सही है। आई बात समझ में? अब थर्ड स्टेटमेंट देखो। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रही है हमारे पास में, कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे एक नाम पकड़ो, ऑलवेज। क्या होता है? ऑलवेज। तो देखो भाई, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, इसका काम होता है टांग अड़ाना। क्या काम होता है इसका? टांग अड़ाना। हमेशा क्या करता है ये? टांग अड़ाता है। और ये क्या होता है मेनली, जब जिस डायरेक्शन में अपन मोशन करते हैं ना, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये, ना कि सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख रखा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये बात गलत है। इन जनरल क्या करता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या, इसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये भी देखो, आपने कभी अपने बालों में कंघी रगड़ी है ना, कंघी रगड़ते हो, कोम रगड़ते हो, और जैसे उस कंघी को रगड़ के आप छोटे छोटे जो पेपर होते हैं उसके पास लेके जाते हो, तो इस कंघी के चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना इन दोनों के बीच में, इसी को अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कंघी और इस जो अपने पास में पेपर थे, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है? नहीं हुआ। तो ये कैसा फोर्स है? ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या है? इनकरेक्ट है। ये भी क्या थी? इनकरेक्ट थी। पहली और दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? करेक्ट थी। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? फिर सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ढूंढो भाई। तो क्या रखा है ऑप्शन ले, S1 एंड S2 आर ट्रू, S3 एंड S4 आर फॉल्स। तो यही मेरा सही ऑप्शन है, बाकी मेरे क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात और देख लो। जैसे बताया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, ये नॉन कॉन्टैक्ट होता है। ये क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने से लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमारे पास में? ये नॉन कॉन्टैक्ट होता है। क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और क्वेश्चन इस तरीके से, a tiny seeds grow into a massive tree weighing thousands of kilogram. Where does the tree primarily get this huge mass from? इसमें कह रखा है कि एक छोटा सा बीज है, वो एक बड़े पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस पेड़ का वजन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, 1000 किलोग्राम होता है। ये बात आपको सबको पता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये पूछ रखी है कि ये जो पेड़ इतना भारी होता है, ये किसकी वजह से होता है? इतना मास इसके पास में आया कहाँ से? तो पहला कह रखा है फ्रॉम द सोइल, दूसरा है फ्रॉम वाटर, तीसरा फ्रॉम सनलाइट, और चौथा है फ्रॉम एयर। अब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि पेड़ तो मिट्टी के अंदर होता है, तो ये मिट्टी खाता होगा, तो इसका जो वजन है वो मिट्टी की वजह से, अगर आपने ऐसा सोचा तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। और दूसरा, अगर आपने ये सोचा कि हम तो इसके अंदर पानी डालते हैं, तो ये जो पेड़ का जो वजन है वो पानी की वजह से, तो ये भी मेरा क्या है? इनकरेक्ट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। अब देखो, इसके पीछे का लॉजिक समझो कि एयर ही मैंने क्यों बोला। मैंने इसलिए बोला था कि जो हमारे पास में पेड़ होता है ना, इसके पास में क्या होता है बेसिकली, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये तो आपको सबको पता होगा, क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और पेड़ के अंदर क्या होता है, जिसकी जो लकड़ी होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसके जो तने होते हैं,
वो बने होते हैं या तो सेलुलोज के, किसके बने होते हैं, सेलुलोज के, या फिर बने होते हैं किसके, ग्लूकोज के। ठीक है, और जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या, C6H12O6। अब इस ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, यही मुख्य कारण है पेड़ के वजन का। और ये कार्बन कहाँ से आता है, अगर मैं कहूँ मिट्टी से आता है, नहीं। मैं कहूँ पानी से आता है, तो नहीं। तो ये कहाँ से आता है, हवा से। कहाँ से आता है, हवा से। और हवा में भी कहाँ से आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि इसी के अंदर कार्बन है, ये राशि। पानी के अंदर तो कार्बन है ही नहीं, H2 है। तो ये कहाँ से आता है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई बात समझ में, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ साउंड दैट ह्यूमन कैन हियर। इसमें पूछ रखा है कि वो कौन कौन सी साउंड है जिसको हमारे कान सुन सकते हैं। तो देखो भाई, ये जो हमारे कान होते हैं ना, बहुत ही नखरेबाज होते हैं। ये एक पर्टिकुलर साउंड को ही सुन पाते हैं, ऐसा नहीं कि सारी सारी साउंड को सुन लेते हैं। और ऐसे साउंड जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो किस किस रेंज में होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर इस रेंज में है तो हमारे कान उसको सुन लेंगे, अदरवाइज वो नहीं सुनेंगे। आई बात समझ में। तो देखो, 10 हर्ट्ज को सुन पाएंगे क्या, नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि 20 हर्ट्ज से क्या है, नीचे है। तो ये मेरा ऑप्शन होगा इनकरेक्ट। 50 हर्ट्ज को सुनेंगे, हाँ सुन लेंगे, क्योंकि 20 और 20,000 के बीच में लाई करता है, तो इसको भी सुन ले, इसको सुन लेंगे। 15,000 को सुनेंगे, हाँ इसको भी सुन लेंगे। 25,000 को, इसको नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो हमारे कान काफ़ी चूजी है। ठीक है, तो अगर इस रेंज में अगर लाइक कर रहा है तो उस साउंड को तो सुन लेंगे, अदरवाइज वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है आज आपके बहुत से ट्रिकी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बट अभी आपको जाना नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि आज अपन ने इस क्लास में 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि साइंस को आपके लिए इतना आसान बना दूं कि आपको रटना ना पड़े। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि मुझे अगली क्लास को और बेहतर बनाने में मदद मिले। बाकी नोट्स की टेंशन मत लेना, इस पूरी क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे अभी ज्वाइन कर लो। अगर आपने अभी तक साइंस ठीक से नहीं पढ़ी है तो सीटेड साइंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको यहाँ पे कम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना पेपर से पहले। और पेपर में तो एक दिन ही बचा है, तो आप अभी जाके उसको देख लो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।